बस आटे में नमक के बराबर हमें फ़ंड दिया जाता है। गुज़श्ता मरतबा भी 18 लाख रुपए सिर्फ हमें दिया गया था। ये इलाका बिल्कुल इंडियन आर्मी के फायरिंग की ज़द में रहा है। 2007-8 के बाद यहाँ इस इलाके में परवेज़ मुशर्रफ साहब को अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी काविशों से इस इलाके में सीज़ फायर हुआ। कोई भी डिज़ास्टर हो, पाकिस्तान आर्मी सबसे पहले हाजिर हो जाती है। आज़ाद डिजिटल तौबट से मैं हूं ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तौबट के जो ज़िला काउंसिल है, ज़िला नीलम के जो ज़िला काउंसिल हैं, सैयद मोहम्मद यहया शाह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि तौबट जो है कितना पुराना गांव है और कितना अरसा हुआ है यहाँ पर सयाहत के जो मौक़े हैं वो खुलना शुरू हुए और सयाहों का कितना रुझान है इस तरफ, और यहाँ के जो मसाइल हैं मकामी, उस हवाले से भी इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और ये है कि ये जो है बल्दियाती निज़ाम हमारा को 3-4 साल से बहाल हुआ है, तकरीबन 30-32 साल के बाद। तो 2023 में हमारे इंतखाबात हुए थे, उसमें मैं मेंबर ज़िला कौंसिल मुंतखब हुआ इस इलाके का। तो जितना भी तौबट का इलाका है, ये कहाँ से शुरू होता है जिस हिस्से में आपकी जो है वो सारी जाती है? ये हमारी यूसी शुरू होती है सौनार से लेके तौबट बाला तक। तो इस इलाके का मैं मुंतखब ज़िला कौंसिल। कितना को फंड आपको सालाना मिलता है बल्दियाती सारी हुकूमत की तरफ से कि आप यहाँ की डेवलपमेंट कर सकें? ये बदकिस्मती से हमारे इस आज़ाद कश्मीर में जो ADP होती है वो ज़्यादातर MLAs ही उसको गैर कानूनी तरीके से उसको खर्च करते हैं। अच्छा। जबकि कानून तो ये है कि बल्दियाती नुमाइंदगान को मिलना चाहिए। तो हमें बस आटे में नमक के बराबर हमें फ़ंड दिया जाता है। गुज़श्ता मरतबा भी 18 लाख रुपए सिर्फ हमें दिया गया था, और इस मरतबा भी सिर्फ 18 लाख रुपए हमें फ़ंड दिया गया है, जिससे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना भी हम कर सकें वो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पाई आवाम की खिदमत में सर्फ करते हैं, और उसका बाकायदा ऑडिट भी करवाते हैं। और इस तरह की कोई सूरत हाल है जी। हमने 18 लाख में ये करते हैं, हर गांव में 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के किसी वाटर टैंक बनाना हो, कोई फुटपाथ बनाना हो, कोई वाटर सप्लाई लगानी हो, या इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी छोटे मोटे जो हम काम कर सकें वो हम करवा लेते हैं इससे। कुछ अर्सा पहले से यहाँ तौबट में जो सयाहत का रुझान है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है। कितने कुछ सयाह सालाना यहाँ आपके पास आते हैं और उनके लिए क्या इंतज़ाम इंतज़ाम है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर उस हवाले से भी बिल्ड हो रहा है? जी ऐसा है कि तहरीक आज़ादी कश्मीर में हमारे इस इलाके में कुछ 13 साल के लगभग ये इलाका बिल्कुल इंडियन आर्मी के फायरिंग में की ज़द में रहा है, और कारपेट बम्बिंग उन्हें करते रहे हैं 13 साल। उसमें तो हमारे अपने इलाके के लोग भी इन दिनों में जंगलों में जाके छुपा करते थे। तो 13 साल के बाद 2007-8 के बाद यहाँ इस इलाके में परवेज़ मुशर्रफ साहब को अल्लाह मग़फ़िरत करे, उनकी काविशों से इस इलाके में सीज़ फायर हुआ, और उसके बाद से हमारे इलाके में सयाहत का काम शुरू हो गया। 2010 के बाद असल प्रॉपर तरीके से सयाहत का काम शुरू हुआ है, लोग आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हुआ है और ये इलाका एक्सप्लोर हुआ है। तो 2010 के बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, दिन ब दिन सयाहों की तादाद बढ़ रही है। सालाना हर साल सयाहों की तादाद भी बढ़ रही है, और गेस्ट हाउसेस की तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बढ़ रही है। तो आपने ख़ुद मुशाहिदा किया होगा इस इलाके में अब अच्छी वो चहल पहल भी है, और लोगों का रोज़गार भी इस सयाहत के साथ वाबस्ता हुआ है, और लोगों के रोज़गार में भी इजाफा हुआ है। तो ये लग भी रहा है कि जैसे यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब होटल्स जो हैं वो बन चुके हैं, और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बहुत शानदार हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसका इब्तिदा इसकी मैंने ही की थी इस इलाके में। जी 2010 में हमने इब्तिदा की थी। तब लोग समझते थे कि इस इलाके में तो ये एक दीवानगी है, दीवानापन है कि गेस्ट हाउस बनाना, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ने किया, वो अब बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह एक सयाहत का एक हब बन गया है तौबट। अच्छा, अब सड़क जो है वो अगर आप केल से देखें तौबट तक की, वो उस तरह कारपोरेट नहीं है जिस तरह पहले आती है मुजफ्फराबाद से। तो अब क्योंकि सयाहों का रुझान भी काफ़ी अरसे से बढ़ चुका है आपकी तरफ, और आप खुद जो है वो बल्दियाती हुकूमत में है, तो ये सड़क क्यों नहीं बनवाई जा रही? जी ऐसा ही है कि हमारी कोई नुमाइंदगी ऐसी है हमारी असम्बली में कि जो इस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। सरदारी तक तो रोड की कटिंग हो गई है, इससे तकरीबन 10 किलोमीटर आगे तौबट बाला तक अभी तक उसका कोई नहीं है। सालाना आते हैं, हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब भी कई दफ़ा इधर आए, बल्कि चौधरी अनवारुल हक साहब गुज़श्ता वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्होंने कोई 4-5 किलोमीटर का इजाफा इसका किया है, निकरू तक वो रोड पहुंच सकती है। तो निकरू से आगे अभी हम बस मुंतज़िर फ़रदा हैं, तो देखें कब वो फ़रदा होती है, हमारी रोड बन जाती है। चले, अच्छा, इससे आगे भी मैंने ये भी सुना है कि यहीं तौबट की तरफ से जब तौबट बाला जाते हैं तो वहाँ से मिनी मर्ग की तरफ भी रास्ता जाता है, और वो भी सड़क बनने जा रही है, जिससे स्कर्दू का जो सफ़र है वो तो काफ़ी शार्ट हो जाएगा। इस हवाले से क्या अपडेट्स आपके पास? जी ऐसा ही है। पिछले साल से पाकिस्तान आर्मी ने ये काम शुरू किया था
کہ دفاعی لحاظ سے کہ یہاں سے ایک لنک ہو جائے ناردرن ایریاز کو. تو پچھلے سال کچھ کام ہوا ہے, 4-5 کلومیٹر روڈ بنی ہے, کچی ٹریک بنی ہے ابھی. تو اس دفعہ بھی مشینری توبٹ بالا پہنچ چکی ہے, کام ابھی شروع نہیں ہوا ہے. امید ہے کہ چند دنوں میں انشاءاللہ کام شروع ہو جائے گا اور یہ لنک کر جائے گا کمری اور منی مرگ کو. اس سے ہمارے علاقے میں ایک تو سیاحت میں اضافہ ہوگا, دوسرا یہ ہوگا کہ متبادل روٹ ہمیں یہ جو وادی نیلم کا جو رستہ ہے انڈیا جب بھی چاہتا ہے اس کو بند کر دیتا ہے, اور یہ روٹ بن جاتا ہے تو ہمیں ایک متبادل بائی پاس قسم کا مل سکتا ہے ادھر سے. تو یہ ہمارے لیے بہت ذرا خوش آئند بات ہے کہ یہ روڈ بن جائے. اچھا, جب کوئی مشکل آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کوئی زلزلہ وغیرہ ہو یا کوئی اسکول کے بچوں کے حوالوں سے کوئی مسئلہ ہو, تو سب سے پہلے کون سا حکومتی ادارہ یا انتظام کے لیے یہاں پر آتا ہے جو آپ کے پاس؟ جی حقیقی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس علاقے میں مشکل پیش آتی ہے تو پاکستان آرمی اس میں سب سے پہلے یہاں پہنچتی ہے. کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو پاکستان آرمی سب سے پہلے حاضر ہو جاتی ہے. پاکستان آرمی کے یہاں جو بھی یونٹ اور وہ جو بٹالین ہو وہ اس کا CEO خود بنفس نفیس حاضر ہو جاتے ہیں, اور خدا نخواستہ کوئی آگ کا مسئلہ ہو تب بھی ان کے جوان حاضر ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ہماری جو DDMA اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو بھی ہے وہ تو خیر چونکہ فاصلہ کافی سارا ہے, 8 مقام سے آنا ان کے لیے کافی مسائل ہوتا ہے. تو ہمارے لیے سب سے پہلے جو ریسکیو کرتی ہے اس علاقے کو وہ پاکستان آرمی ہے. اچھا, اس کے علاوہ میں نے دیکھا کافی سارے ٹاپس ہیں, چونکہ سرحدی گاؤں ہے تو بٹ بھی بالکل انڈیا کے ساتھ, تو بڑی بلند چوٹیاں ہیں. تو یہ جو سارے سپاہی یہاں پر تعینات ہے کافی تعداد میں ہوں گے, تو یہ کتنا کوئی ان کے لیے جو ہے وہ مشقت والا کام ہے, کتنا کوئی ٹائم لگتا ہے ان کو ان پوسٹوں پر پہنچنے میں, اور جو یہاں کی سویلین آبادی ہے کیا وہ ان کو اس سارے معاملات میں سپورٹ کرتی ہے ان کی اخلاقی طور پہ؟ جی بالکل ایسا ہے. یہ تو وہ تو وردی والے سپاہی ہیں, ہم بلا وردی سپاہی ہیں. ہم نے ان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے آرمی کو, اول تو اللہ کا شکر ہے کہ آرمی کو ایسا مسئلہ پیش نہیں آتا. جب بھی کوئی مشکل وقت پیش آ جائے ہم پیش ہوتے ہیں. اگلے مورچوں میں ہم بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے یہ بنیان مرصوص کا جو آپریشن ہوا اس میں ہمارے لوگ آرمی کے شانہ بشانہ اگلے مورچوں پہ جو نا وہ رہے ہیں, اور جس کو ہماری آرمی نے بڑا اپریشیٹ بھی کیا ہے, اور ہمیں بھی بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی آرمی کے ساتھ اگلے مورچوں میں جو نا وہ حاضری دی ہے اور شانہ بشانہ اپنی آرمی کے ساتھ رہے ہیں. اور ہمارے یہ ہے کہ اس علاقے میں پورے علاقے میں دینی رجحان زیادہ ہے, تو لوگ آرمی کی مدد جہاد کا وہ فریضہ سمجھ کے جہاد کے جذبے سے آرمی کی مدد کرتے ہیں. اور پاکستان آرمی تو ویسے بھی ہمارے لیے الحمدللہ فخر ہے, ہمارا فخر ہے, اور ہم اپنی آرمی پر فخر بھی کرتے ہیں, آرمی کا ہر مشکل میں ساتھ بھی دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ سید محمد یکیہ شاہ صاحب, آپ سے ہمیں توبٹ کے احوال جو ہیں وہ جاننے کا موقع ملا اور بڑا اچھا لگا. تو ناظرین, آپ نے دیکھا سید محمد یکیہ شاہ صاحب جو ہیں وہ شخص ہیں جنہوں نے توبٹ میں سیاحت کا آغاز کیا, پہلا ہوٹل بنایا, اور آج یہاں پہ 100 سے زائد ہوٹلز بن چکے ہیں, اور توبٹ بالا تک جو سیاحت ہے اس میں رجحان میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے. سو ہم نے ان سے بات کی اور ان کے یہاں کے جو بھی صورتحال ہے, جو سیاسی صورتحال ہے, اس حوالے سے گفتگو کی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ توبٹ میں کس طرح کے حالات ہیں, اور اگر آپ یہاں پر سیاحت کرنے آنا چاہتے ہیں تو کیسے اپنے آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت, دیکھتے رہیے آزاد ڈیجیٹل. خدا حافظ.